हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नासिर चौधरी आज पहुंचा हूं ग्राम कैल शिकारपुर में। जनपद शामली का गांव है। बहुजन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनपद शामली की। शायद ही एक पार्टी रजिस्टर्ड होगी और इनका नाम है राज बहादुर। आज उनसे बात करते हैं। एडवोकेट भी हैं और अपने विचार, जो पार्टी का उद्देश्य है, वे क्या करना चाहते हैं, हम आज उन्हीं के गाँव में आए उनसे बात करने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका राज बहादुर जी। जी। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जनपद शामली में शायद ही कोई पार्टी रजिस्टर्ड हो और इतना बड़ा काम आप यहाँ गांव में रहते हुए कर रहे हैं, तो ये हमें भी बहुत बड़ी बात लगी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में प्रश्न कहाँ से आया कि आप पार्टी का गठन करें और फिर समाज के लिए काम करें। क्या आपका उद्देश्य है? जी, देखिए नासिर जी, सन 2009 में मैंने मान्यवर डॉक्टर उदित राज जी के साथ इंडियन जस्टिस पार्टी में काम किया। मैं यहाँ पर उस पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा और 2009 में मैंने लोकसभा चुनाव भी इंडियन जस्टिस पार्टी के झंडे के नीचे लड़ा। लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा? जी जी जी। उसके बाद 2012 में मैंने विधानसभा थाना भवन से चुनाव लड़ा। लेकिन साथियों, मैंने देखा कि देश के अंदर जितनी भी पार्टियां बनी, उन सभी पार्टियों ने दलित समाज को केवल देसी खाद की तरीके से प्रयोग किया। जैसे खेत में देसी खाद डालते हैं और वह फसल को पूरी ताकत देता है, लेकिन किसी भी पार्टी ने उस इतने बड़े समुदाय की कोई समस्या नहीं सुनी। देश सन 47 में आज़ाद हो गया, लेकिन आज का वोटर, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, सभी वही छोटी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आज पैसे वाले पैसों के बल पर विधायक, सांसद, एमपी बन जाते हैं, लेकिन उस वोटर से आज तक उसकी पीड़ा नहीं समझ सके कि वास्तव में उसे क्या चाहिए। तो साथियों, मैंने बहुजन कल्याण पार्टी इसलिए बनाई कि सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति जो है अपने एक सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई भी राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। जी। क्योंकि देश में सामाजिक परिवर्तन, सबको काम, अनिवार्य शिक्षा दिलाना ही बहुजन कल्याण पार्टी का प्रमुख प्रमुख जो उद्देश्य हैं पार्टी जी के। पार्टी के प्रमुख उद्देश्य हैं। देश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू, यानी सभी को जो है समान शिक्षा होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर पब्लिक स्कूलों में खर्च इतना है कि आम जनता उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। तो मैं चाहता हूं कि देश के अंदर सरकारी संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे गरीब मजलूम का बच्चा भी वहीं पर पढ़े जहां पर देश के प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े। नंबर 2, स्कूल में जाने के लिए प्राइवेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करते हैं कि घर से बच्चे को रिसीव करते हैं। जी, जब प्राइवेट वाहन की उपलब्धता करा सकते हैं, तो क्या सरकार उपलब्ध नहीं करवा सकती वाहन? सरकार काम से भागती है क्योंकि सरकार चाहती है कि आज देख रहे होंगे आप, पहले शिक्षा का स्तर जो था, एक टीचर के लिए सरकार को 40-50 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। लेकिन आज सरकार ने जो नए टीचरों की भर्ती की है, उसमें जो है आप देख रहे होंगे कि उस पर ये होता है, क्या नाम इसको बोलते हैं, टीजीटी वगैरह के एग्जाम टीजीटी वगैरह? टीजीटी वगैरह तो लगाई रखी है, हाँ। लेकिन संविदा पर कर्मचारी रख लिए हैं। जैसा आपने देखा होगा शिक्षा मित्र वगैरह, क्योंकि जो कार्य 40-50 हज़ार रुपये में किया करते थे टीचर, हाँ, वो वो आज कुछ कम में कर रहे हैं। 8 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। तो इससे सरकार जो है काम से भाग रही है। सरकार चाहती नहीं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख के समान समान बराबर में बैठ सके। हाँ, ये शिक्षा का मुद्दा जो समानता का है, वो ख़त्म करना चाह रही है। तो इन चीज़ों को लेकर मैंने पार्टी का निर्माण किया कि हमारा बच्चा, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख के उनके पास बैठने का काम करे, जो इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सन 47 व्यवस्था को देख रहे हैं। एक मुख्य चीज आपका शिक्षा, जी समानता। जी। और और दूसरे नंबर पर देश के अंदर देखा होगा आपने, सन 47 से वोट देता चला आ रहा है वोटर, लेकिन वोटर को वित्त मंत्री जो संसद में बजट पेश करता है, उसमें 2009 के अकॉर्डिंग मैंने एक टिप्पणी पढ़ी थी 2009 में, कि उसमें जो है देश के अंदर
3500 रुपये प्रति माह खर्च दिखाता है कि मैं प्रत्येक वोटर पे 3500 रुपये खर्च करता हूँ। मैंने मांग किया है कि जब आप 3500 रुपये खर्च करते हो तो उसकी आधी 1750 रुपये मेरे वोटर को दे दीजिए। अब सरकार इससे बचकर नहीं भाग सकती, क्योंकि देश के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कागजों तक सीमित रहती है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और कोटा राशन प्रणाली। इसमें बहुत सारे सरकार का पैसा व्यर्थ खर्च होता है। तो 1750 रुपये यदि मेरे वोटर को प्रति माह मिलने लगे, ये डीपली बात है। जी। आम वोटर को इस बात की जानकारी नहीं है कि 3500 रुपये उसके हाँ। वोट के लिए खर्च होते हैं। कागजी कार्रवाई कह लो, ये 1700 रुपये की जो आप मांग कर रहे हैं, ये जी। बहुत बड़ी बात है समाज के जी 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 जी। तो जब सरकार 2009 में 3500 रुपये खर्च दिखा रही है, तो आज 2024 चल रहा है, 2024 का अंत आ गया है, 2025 की शुरुआत होने वाली है। इस हिसाब से यह धनराशि लगभग 10,000 रुपये बैठती है। तो 10,000 रुपये की आधी 5,000 रुपये बैठती है। मैं डिमांड करता हूँ सरकार का, इसका मैंने पूरा बिल बना रखा है कि जिस दिन मैं लोकसभा पहुँच जाऊँगा, मेरा मुद्दा होगा मेरे वोटर को सरकार जो उस पर खर्च दिखाती है कि मैं प्रत्येक वोटर पे इतना खर्च दिखाती हूँ, तो उसकी आधी सीधा मेरे वोटर को दे दी जाए, जिससे देश के अंदर समानता आएगी। और किसी विधायक एमपी से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमें अच्छा राशन दिलवा दीजिए, आज हमारा नल लगवा दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो अपनी आम जन को आर्थिक लाभ हो। जी जी, आम जनता और सरकार इस पैसे को सीधा उसके खाते में भेजे, जैसे ग्राम पंचायत का पैसा सीधा प्रधान के खाते में पहुंचता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे इसके नियम बनाए हैं, जो मैं कच्चा बिल तैयार किया है, जो मैं संसद में पेश करूंगा। इसके अलावा पार्टी के और कोई उद्देश्य है? पार्टी के उद्देश्य हैं जी, भूमिहीनों को भूमि दी जाए। नंबर 5, दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। जैसे प्राइवेट फैक्ट्रियां लगती हैं, उन्हें जो है अपना बाहर के कर्मचारी लाकर ज़मीन हम देते हैं, तो जो ज़मीन हम दे रहे हैं उन्हें अपने क्षेत्र में, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के निजी क्षेत्रों का आरक्षण होना चाहिए कि कर्मचारी भी यहाँ के रखे जाने चाहिए। नंबर 7 है महिलाओं के लिए बराबरी की हिस्सेदारी। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें महिलाओं को आज पढ़ लिख के चूल्हा चौका करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए भी उनके लिए बराबर की हिस्सेदारी देश के अंदर होनी चाहिए। नंबर 8, किसान मजदूर के शोषण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आज भी किसान फसल उगाता है, खाद बीज इतने महंगे हैं कि किसान उपज उगाने के लिए छोटी छोटी मंडियों में जाता है। किसी भी फसल की जो है एक धनराशि निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखो अब की बार मुंजी की फसल बहुत ख़राब हुई, जिससे कुछ भाव न मार दिए किसान, और कुछ जो है उपज कम हुई, तो इसलिए किसान जो है टूट गया है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, एक जो भी फसल उगाए उसकी एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। कीमत होनी चाहिए जी ताकि किसान की भरपाई हो सके। और नंबर 9, तुलसीदास के कथन, ढोल गंवार शूद्र पशु और नर नारी। आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी उन्होंने इन सबको नीच माना है। तो मैं साथियों इसका कटु विरोध करता हूँ। इस देश के अंदर गीता में भी लिखा है कि जाति का विधान कर्म से होता है, उसके जन्म से नहीं होता। तो साथियों, जब हर व्यक्ति समान हाथ पांव लेके पैदा हुआ है, तो सबको जो है समानता का अधिकार होना चाहिए। और नंबर 10 है पूना पैक्ट समझौता, जो 1932 में बाबा साहब ने किया था। उन मांगों की दोबारा मांग की जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, संविधान निर्माता पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ था, उसकी जो है आरक्षण की पुनः मांग होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत से जिला स्तर पर खेल, कबड्डी या बहुत सी ऐसे प्रोग्राम हैं, इनमें जो है सभी वर्गों का आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है, और सभी जो है अपर कास्ट के लोग या पैसे वाली पार्टी आती है और अपने लड़के को जो है खेलों में भर्ती करा देती है। तो मेरा मानना है कि ऐसी जगह में भी
आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आम जनता को भी उनके बच्चों का वहाँ पहुँचने का मौका मिले और मैं लोग वहाँ पर पहुँचे। आपने पहली एक बात कही थी जी कि पार्टी के लोग समाज के लोगों को, वे किसी भी जाति के हों, उनको खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी 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 और ये बात जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो लोग जुड़े थे जी शुरुआत में, जी जो बहन जी को लेकर चलते थे साइकिल में, जी 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 और वे बाद में बोलते थे कि लखनऊ में हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री है मायावती जी, मैं उनके विषय में कहना चाहता हूँ, उनका सबसे पहले नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज का व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा है कि वास्तव में बहुजन क्या होता है और बहुजन कहते किसे हैं। सभी बहुजन समाज पार्टी के लोग केवल यह नारा लगाते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन उन्होंने बाद में ही कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन साथियों, आज की दृष्टि में आप देख रहे होंगे बहुजन उन व्यक्तियों को कहते हैं जो हर समाज से तिरस्कार किए गए हों, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी जाति धर्म से हो। बहुजन का मतलब है जो लोग, जिन्हें लोग अपनी दृष्टि में छोटा मानते हो, चाहे वे किसी जाति धर्म से हैं। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बहुजन समुदाय निवास करता है। तो मेरा मानना है कि मायावती जी ने इन्हें देशी खाद की तरीके से प्रयोग किया और बाहुबलियों को टिकट देकर वे अपनी जो है सत्ता हासिल की। और आज भी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के बाद भी चाहती है कि मैं 5वीं बार सरकार बनाऊं। भाई, जब आपको 4 बार मौका दे दिया तब आप समाज का कोई उद्धार नहीं कर पाए से। आपने देखा होगा कि बसपा ने बार बार लिखा है दीवारों पे भी, और क्या नाम, नारे भी लगाए हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन उधरा, मायावती का श्री राम जी करेंगे पूरा। तो मायावती जी ने आज तक यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की प्रधानमंत्री बनने के बाद करेगी क्या। वे उन्हें जो है विधायक, सांसद, MP, मुख्यमंत्री तक बनाया। तो वो कौन सा मुद्दा है जिसे बाबा साहब पूरा करना चाहते थे। मेरा मानना है कि आपको पता होगा कि 3 दिन की लंबी बहस के बाद माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी हमें वोट का अधिकार दिलाने में जब संसद में कामयाब हुए, तो अगला मिशन था उनका कि देश को मैं आर्थिक रूप से भी आज़ाद कर जाऊँ। तो देश को आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए बाबा साहब क्या सोचते, वो उनका एक स्वयं का विवेक था। लेकिन मैंने इस मुद्दे को पूरा करने के लिए, बाबा साहब का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए एक पार्टी का निर्माण किया, बहुजन कल्याण पार्टी का। और मैं राज बहादुर कैल बार बार यही कह रहा हूँ कि देश के अंदर वोटर पेंशन दी जानी चाहिए। और मेरी पार्टी का मेन मुद्दा है कि देश के अंदर आर्थिक रूप से आज़ादी लाने के लिए वोटर पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राज बहादुर जी, जो पार्टी फिलहाल जो है, जैसे नई आपकी पार्टी है, जी आप समाज में, जैसा अभी खाद वाली जो बात की आपने, इस्तेमाल वाली, ये ज़्यादातर सभी पार्टियां करते हैं। जी अब आपके साथ भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी जी पार्टी जी के। तो आप लोग जिस चीज़ से त्रस्त हैं इस्तेमाल होने से, जी तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि प्रत्येक नागरिक देश का हिस्सेदार है। और इसलिए ही मैंने, कार्यकर्ता जो इस्तेमाल होने वाली बात जी है, जी, कार्यकर्ता इस्तेमाल होने वाली बात यह है कि मैंने सबसे पहले इसलिए वोटर पेंशन की मांग की है। तो सबसे पहले मैं वोटर पेंशन की ही मांग करता हूँ कि देश के अंदर मेरे से जुड़ने वाले व्यक्ति को, क्योंकि जो मुझे वोट इस उम्मीद से दे रहा है कि मुझे कुछ मिले, तो देश के अंदर मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा मेरे वोटर को वोटर पेंशन दी जाए। इससे वो ये समझेगा कि मैंने इसके बदले कुछ मिला है। क्योंकि आज तक वोटर केवल वोट देने के बाद उसे कुछ नहीं मिल पाता। बाबा साहब डबल वोट का अधिकार चाहते थे, जी लेकिन डबल वोट का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन पार्टी का गठन, सिंगल वोट का अधिकार, और आज हम जो संवैधानिक चीज़ पे बात कर रहे हैं, द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का मामला है, उसका अधिकार आपको मिला है। आपने पार्टी का गठन भी किया। जी जी बाबा साहब का जो सपना है, उसके लिए आप आगे क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि बाबा साहब समान समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन मनवादी व्यवस्था आज भी ऐसी है कि हमारे समाज को घोड़ी चढ़ने पे, मूंछ रखने पे आदि बहुत सारी आपने घटनाएं देखी होंगी जो आज भी घटती हैं। क्योंकि मनवादी व्यवस्था जो है धीरे जब देश के अंदर शिक्षा पे जोर दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, और जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वह अपनी कुंजी स्वयं खोज लेगा कि उसे क्या करना चाहिए।
माता रमाबाई की एक बात आपको भी ध्यान होगी कि जब वहाँ पैसे की ज़रूरत थी, एक बच्चा बीमार था, जी तो उन्होंने उस बच्चे पे पैसा न लगा के बाबा साहब की पढ़ाई के लिए पैसा भेजा था। जी जी जी। तो पढ़ाई की का जो संदेश बाबा साहब का है, उसे समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि प्रत्येक नागरिक अगर 2 रोटी खानी है तो उसे एक कर दें। अगर हमें कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़ा कम पहन लें। कुल मिलाकर मेरा संदेश ये है कि देश के अंदर अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसे समाज के बीच में समानता लानी है, तो अपने बहुत सारे अवैध खर्चों को रोक के शिक्षा पर लगाए, क्योंकि भूखा रहकर भी यदि व्यक्ति शिक्षित हो गया तो एक दिन दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। और मेरा संदेश सभी भारतवासियों से है कि देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे आम आदमी की आत्मा को ठेस पहुंचे। जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से हाँ, फैशन बना लिया कि फैशन अम्बेडकर, इतनी बनाया बार तो लिया आपको स्वर्ग मिल जाता अगर जी, आप इतनी बार तो स्वर्ग भगवान का मिल नाम जाता लेते। अगर भगवान का नाम लेते। लेकिन मैं अमित शाह को भी अपने पार्टी के से प्रसन्न करता हूँ, अमित शाह जी से भी, कि जब आप 1970 के दशक में आपको तड़ी पार किया गया और उसी संविधान निर्माता की वजह से आप गृह मंत्री तक पहुंच गए, तो आपके लिए तो बाबा साहब दलितों से भी ज़्यादा पूजनीय हैं। तो ऐसी कोई भी आलोचना नहीं करनी चाहिए और कोई भी सब सोच समझ के कहना चाहिए। और मेरा सभी भारतवासियों से अपील है कि बहुजन कल्याण पार्टी से जुड़े, जिससे देश का हर नागरिक कल देश की हिस्सेदारी बनेगा और विकास की बजाय विकसित हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।